हेलो गाइस, देखिए हम सीटेट पेपर के लिए पढ़ रहे थे जो हमारे पहले मैथ की सीरीज कंप्लीट की थी। तो उसमें हमने सभी जो प्रीवियस में पूछे गए हैं उनको कंप्लीट किया है। अगर आप देखोगे एग्ज़ाम के टाइम पे देखना आप उनको काफ़ी यूज़ आएगा। देखिए अब मैं जो सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है हमारा साइंस का। ठीक है, साइंस में जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ठीक है, तो ध्वनि तीनों माध्यम ठोस, द्रव, गैस में संचरित होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, कुछ कंपन करती विशेष वस्तुओं से ध्वनि उत्पन्न होती है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कंपन का जितना उच्च आयाम होता है ध्वनि उतनी ही प्रबल होती है, बिल्कुल सही है ये। कंपन की जितनी उच्च आवृत्ति होती है ध्वनि उतनी ही कर्णभेदी होती है। तो ये भी आवृत्ति ज़्यादा होगी तो उसका तारतम्य भी मतलब ये वाला इसका सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सी डी। तो इसका ए सी डी ऑप्शन दिख रहा है तो इसका हो जाएगा तीसरा वाला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखितों को पहचानिए। प्रत्येक वस्तु अन्य प्रत्येक वस्तु पर यह बल लगाती है। बी हो जाएगा किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करता बल। और सी है असंपर्क बल। तो हमको देखो इनमें से आंसर देना है। तो पहला क्या, देखो प्रत्येक वस्तु अन्य प्रत्येक वस्तु पर बल लगाती है, तो ये है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, इसके बाद किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करता बल, तो ये हमारा होता है हमारा ये हमारा दाब है। पी इक्वल टू होता है हमारा पी इक्वल टू एफ अपॉन ए, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, ये होता है हमारा दाब। ठीक है, असंपर्क बल होता है हमारा चुंबकीय बल। क्या होता है, चुंबकीय बल, ये चुंबकीय बल में लगता है। ठीक है, चुंबकीय बल। क्लियर है, चुंबकीय बल। इस देखो तो इसमें ऑप्शन में देखो तो ये वाला होगा पहला हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा दाब और तीसरा हो जाएगा चुंबकीय बल। तो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, चुंबकीय बल इसका करेक्ट आंसर। देखिए पहचान कीजिए कि कौन सा एक भोज्य परिरक्षक परिरक्षक नहीं है। तो देखो सोडियम कार्बोनेट, ये Na2CO3, तो ये तो देखो यहाँ पहले क्वेश्चन गलत हो गया, तो ये तो है ही नहीं। तो सोडियम वेंजोएट ये वाला है। और सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, क्योंकि ये धावन मतलब ये कपड़े धोने का सोडा है, ये सोडियम कार्बोनेट, तो ये नहीं है। सोडियम NaCl ये भी है और ये भी परिरक्षक का काम करता है। ठीक है, तो देखिए और जिसे हम क्या बोलते हैं धावनी सॉरी वाशिंग सोडा बोलते हैं ना, धोने वाला है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो ये वो है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। नहीं है, नहीं वो पूछा है तो मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। अभिकथन ऊंचाइयों पर जल का क्वथनांक निम्न हो जाता है और एक कारण है, ऊंचाइयों पर वायुमंडलीय दाब का ह्रास होता है। तो अभिकथन कारण और दोनों सही है। कारण सही व्याख्या करता है, दोनों सही है पर कारण सही व्याख्या नहीं करता। अभिकथन सत्य है किंतु कारण असत्य है, अभिकथन असत्य है। चार को आप देखो, अब अभी जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें देखिए कथन ज़्यादा आए हैं, तो ट्रेंड ये वाला चलने लग गया है कथन वाला। तो हमें इस थोड़ा गहराई में पढ़ना पड़ेगा तभी कुछ होने वाला है। देखो तो ऊंचाइयों पर जल का क्वथनांक, देखो ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब का ह्रास होता है, ये तो बिल्कुल क्लियर बात है, ये वाला बिल्कुल सही है। ऊंचाइयों पर जल का क्वथनांक निम्न हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे जाएंगे हमारा क्या होता है, ऊंचाई पर प्रेशर कम होता चला जाता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब जो क्या होता है, कम होता चला जाता है। तो हम इसको बोल सकते हैं अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा पहला वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो वास्तविक प्रतिबिंब आभासी, देखो हमें ऑप्शन से देखेंगे। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब सीधा हो सकता है। तो देखो ये तो नहीं होगा। आभासी प्रतिबिंब भिन्न आकार का हो सकता है जबकि वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का होता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है जबकि वास्तविक को किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है जबकि वास्तविक को किया जा सकता है। क्लियर है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक छोटी गेंद का आयतन इतना है और वायु में भार इतना है, एक गेंद जल में तैरेगी या डूबेगी। ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए गेंद का आयतन हमें क्या दिया गया है, गेंद का आयतन दिया गया है, तो क्या बोल रहा है, ये डूबेगी, आंशिक डूबेगी, तैरेगी, अनुमान नहीं लगेगा। देखो डूबने का क्या केस होता है, जब जैसे पानी में बर्फ, ये मान लो गिलास है या पानी रख है इसमें और इसमें बर्फ है। ठीक है, तो ये तैरेगी, इस पे क्यों तैरेगी, क्योंकि इसका घनत्व पानी के घनत्व से कम है। तो हमें घनत्व निकालना है, सिंपल सी बात है। तो घनत्व बराबर क्या होता है,
घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो घनत्व बराबर होता है हमारा द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व मतलब ये घनत्व बराबर द्रव्यमान, सॉरी, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, देखो द्रव्यमान हमें कितना दिया गया है, इसमें भार, दर्पण मतलब भार 30, ठीक है, भार दिया, और वॉल्यूम इसने कितना दिया, आयतन दिया हमें 25। ठीक है, तो हम 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 4 का यहाँ कर दो। ठीक है, तो हो जाएगा 4 × 12 मतलब 120, और यहाँ हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 1.2। 1.2 क्या आ गया, ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम आयतन आ गया। ये क्या हो गया हमारा, आयतन आ गया। ठीक है, तो 1.2। और देखो, और जल का भार कितना, और जल का कितना आयतन होता है, तो जल का जो आयतन होता है वो होता है हमारा 1, मतलब वाटर का जो वॉल्यूम होता है वो हमारा कितना होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम 1 होता है। तो देखो इसका घनत्व ज़्यादा है ना, तो ये ज़्यादा घनत्व इसमें क्या होगी, और पानी का घनत्व कम है, तो इसका मतलब ये वाली डूब जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला वाला। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। देखिए, एक खिलौना कार 6 सेंटीमीटर पर सेकंड की चाल से, ठीक है, चल रही है, 1 मिनट बाद रुक जाती है, तो दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका सिंपल फॉर्मूला लगा, दूरी बराबर 4 इंटू समय, दूरी बराबर 4 इंटू समय। ठीक है, तो देखो स्पीड कितनी है इसकी, 6 सेंटीमीटर प्रति सेकंड इंटू, और 1 मिनट, तो 1 मिनट को हम क्या करेंगे, सेकंड में बदल देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 36, 360, 360 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम इस पे, देखो निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय में केवल भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन, लोहे में जंग लगना और आइसक्रीम का पिघलना। ठीक है, लोहे में जंग लगना, देखो जो भौतिक परिवर्तन होता है वो परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, मतलब जिसको अगर वो बन गया तो उसको हम दोबारा वैसा ही बना सकते हैं। जैसे हमारी बर्फ जमना, पानी का बर्फ में, पानी मतलब पानी है, पानी का बर्फ बन जाना, और बर्फ का फिर हम बर्फ से पानी बना सकते हैं, तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ठीक है, तो हम बोलते हैं, तो लोहे में जंग लगना और आइसक्रीम, तो ये तो नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। आइसक्रीम का जमना, ये वाला हमारा भौतिक परिवर्तन है, जमना और कैंडी का घुलना। ब्रेड का जलना और तेल का उबलना, ये दोबारा ला सकते हैं, नहीं। ब्रेड का जलना नहीं, तो ये हमारा पहले दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है। ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हर बार पेपर में आता है, और ये लगभग सभी क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हमें क्या होता है, इसके लिए हमें सक्रियता श्रेणी पढ़ना रहता है, जो हमारी क्या होती है, देखो एन ए CaMg, ठीक है, एल्यूमिनियम Al, ZnFePb, और H हाइड्रोजन है, CuHgAg और Au। ठीक है, तो ये हमारे एक इधर ऊपर सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है और नीचे कम क्रियाशील है। तो हमें अधिक क्रियाशील वाली धातु कम क्रियाशील धातु को क्या कर देती है, प्रतिस्थापित कर देती है, हटा देती है। तो देखो 2NaMg, 2NaMg, तो देखो Na ऊपर आ रहा है Mg से, Na ऊपर आ रहा है Mg से, तो मतलब ये क्रियाशील है, तो ये वाली संभव है। ठीक है, हटा देगी इसको। MgCu, Mg देखो ऊपर है और Cu ऊपर, ये नीचे। ठीक है, तो देखो ए वाली भी क्या कर देगी, इसको प्रतिस्थापित कर देगी, ए भी संभव है। ZnCu, Zn ऊपर है, Cu नीचे, हाँ, तो ए भी कर देगी। CuFe, Fe ऊपर है जबकि, तो ए इसको प्रतिस्थापित नहीं कर पाएगी, तो ये वाली संभव नहीं है। मतलब इसका मतलब क्या है कि फोर्थ वाली संभव नहीं है। देखो ये कैसे बनाएगी, तो ये वाली अभिक्रिया देखो ऐसे बनाएगी, ये हो जाएगी Na2O प्लस, ये इधर आ जाएगी Na, और ये हो जाएगा Mg, क्योंकि इसको हटा देगी, ये क्या हो जाएगा, ऐसे Mg O प्लस, इसकी जगह आ जाएगा MgO प्लस Cu आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही आ जाएगा ZnO प्लस Cu, लेकिन ये वाला नहीं होगा क्योंकि ये इसमें ये अधिक क्रियाशील है, तो ये इसको थोड़ी ना हटा पाएगी, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है। देखिए, जब दो भिन्न ऑक्साइड ए और बी बनाता है, दोनों कमरों के तापमान पर रंगीन गंधीन गैस है, ए मानवों के लिए हानिकारक है, बी एक हरितगृह गैस है, तो ए और बी क्रमशः क्या है, तो देखो ये मानव के लिए हानिकारक है, तो नाइट्रस ऑक्साइड हानिकारक तो नहीं होती, और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ये भी नहीं। नाइट्रस ऑक्साइड मतलब जो हंसाने वाली गैस होती है वही होती है। सल्फर डाइऑक्साइड ये भी नहीं होती हानिकारक। हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन
ऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड हाँ ज़्यादा हानिकारक होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी हानिकारक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा वाला। ठीक है, देखो ये सभी के आंसर दिए हैं, आप इसको देख सकते हैं, इसकी ट्रिक भी दी गई है, आप इसको देख सकते हो, देखो अगले क्वेश्चन की। तो यदि आपको पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आगे ऐसे लाते रहूँ वीडियो और कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, थैंक यू ऑल।